जी, अपनी पूरी ज़िंदगी में उनके लिए दांव पे लगा सकता हूँ, इतना विश्वास है। इस्लामपुर की जनता के लिए जी, कितने मार्जिन से जीत रहा है और कौन कितने मार्जिन से हार रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट है और मैं वादा करता हूँ कि हम लोग बिहार शरीफ में शाम को 6 बजे फिर कैमरा लेके खड़े होंगे। जब विधायक बन करके आते हैं रोहिल रंजन, तो इस्लामपुर के लिए क्या काम रहेगा? क्योंकि नालंदा जो पश्चिमी है वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? क्या अनुभव है पॉलिटिक्स का आपको? एजुकेशन पे लेकर के सभी नेताओं पे हमेशा सवाल उठते रहता है। रोहिल रंजन कितना पढ़े लिखे हैं? आज से 1 साल पहले तक रोहिल रंजन को कोई नहीं जानता था, ये सच्चाई है। लेकिन अभी एक एक युवा के जुबान पे, एक एक बुजुर्ग के जुबान पे, एक एक महिलाओं के जुबान पे रोहिल रंजन है। तो ये जो अपना विश्वास स्थापित कर पाए हैं पिछले 1 वर्षों में, कैसे संभव हो पाया? एनडीए इस्लामपुर में कितना मजबूत है? काम को देखकर वोट दें। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अब यहाँ रोड ठीक है, बिजली ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने आप रोजगार की सुविधाएं अगले 5 सालों में आएंगी। ये हमारे पिताजी भी यहाँ पे सेवक थे, हमारे दादाजी भी यहीं पे सेवक थे, हमारे नाना जी भी यहीं पे सेवक थे। बस ये यही पृष्ठभूमि है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगरसराय में और आज एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी रोहिल रंजन ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ पे आए हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपने क्या बोलते हैं कि मतदाताओं से मिल रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ने का जो अनुभव है वो कैसा है और जब चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे, क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन है रोहिल रंजन? सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे सर। धन्यवाद अमित जी। कौन है रोहिल रंजन, आप अपने ही बताइए। जी, रोहिल रंजन एक सेवक है जो यहाँ पे सेवा करने के मोटिव से आया है, बस यही है रोहिल रंजन। रोहिल रंजन का पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं, तो मैं वहाँ तो कुछ बता नहीं सकता। जी, हमारे पिताजी भी यहाँ पे सेवक थे, हमारे दादाजी भी यहीं पे सेवक थे, हमारे नाना जी भी यहीं पे सेवक थे। बस जी यही पृष्ठभूमि है। अच्छा, एजुकेशन पे लेकर के सभी नेताओं पे हमेशा सवाल उठते रहता है। रोहिल रंजन कितना पढ़े लिखे हैं? जी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है बीआईटी मेसरा से, कंप्यूटर साइंस, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी, एमबीए पढ़ा हुआ है फाइनेंस में और जी एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया से। और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और एथनॉल और कुछ सोलर के सारे काम कर रहा था बिहार में ही। जितने काम है सब बिहार में ही। पहले बाहर पढ़ा, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे आके देखा कि स्थिति थोड़ी सुधारने की ज़रूरत थी बहुत पहले, तो तब से यहीं रुक गया। मैंने सोचा कि जितने लोगों को मैं यहाँ रोज़गार दे पाऊँ अपनी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी मैं सफल मानूंगा। अच्छा, देखिए अभी आपने बताया कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही हायर है, तो हायर क्वालिफिकेशन वाले रोहिल रंजन पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? क्या अनुभव है पॉलिटिक्स का आपको? जी, मैं वैसे तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का चुना हुआ ट्रेजरर भी हूँ, तो पॉलिटिक्स का ये थोड़ा बहुत अनुभव तो मुझे है। और परिवार में सब राजनीति में थे, तो साथ साथ में काफ़ी अनुभव रहा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। कुछ दोस्त लोग भी राजनीति में हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला और अभी तो आगे सीख ही रहा हूँ। अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो क्या तैयारी है? नीतीश कुमार जी आपके ऊपर भरोसा जताए हैं? जी, मैं सबसे पहले हमारे अभिभावक माननीय सीएम नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि मैं यहाँ की जनता की सेवा कर सकूँगा। तैयारी क्या है बॉस आपका? तैयारी, हाँ। जी, तैयारी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इतना कुछ बिहार के लिए किया है कि सब लोग उनको फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए ये तैयारी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की पूरी कर ली है। चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, चाहे वो हर घर में पानी हो, चाहे वो अच्छी रोड हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई भी सुख सुविधा हो, सुख हो, शांति हो, सारी चीज़ें उन्होंने किया है। महिलाओं को रोज़गार दिया है, महिलाओं को भी 10,000 रुपये सबको रोज़गार करने के लिए दिया है। महिला आरक्षण के तौर पे महिलाएं मुखियाएँ बन रही हैं, सरकारी नौकरियां पा रही हैं। उन्होंने इतनी कुछ तैयारी कर ली है कि कुछ ज़्यादा तैयारी करने की अब ज़रूरत किसी को है नहीं। फिर भी हम लोग जो भी हैं सब तन मन धन से लगेंगे और उनका मैसेज हर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग बढ़ चढ़ करके एनडीए को वोट दें, जदयू को वोट दें और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं।
पिछले बार एक चूक हो गई थी। नीतीश कुमार जी यहाँ के पूर्व के जो विधायक थे चंद्रसेन जी के ऊपर भरोसा जताया था, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। क्या वो जो गलती है वो फिर से रिपीट होने वाला 2025 में? क्योंकि जो आपके ओपोजिशन है वो भी बोल रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 2020 में हुआ उसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन आज के दिन अगर आप कोई भी सर्वे उठा के देखें या आप लोगों से पूछें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है, कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है और कौन कितने मार्जिन से हार रहा है। 14 नवंबर को रिज़ल्ट है और मैं वादा करता हूँ कि हम लोग बिहार शरीफ में शाम को 6 बजे फिर कैमरा लेके खड़े होंगे और आप खुद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है और कौन किस मार्जिन से जीता है। अभी मैं उस बारे में खास कहना नहीं चाहता। ये मुस्कान बता रही है कि रोहेल रंजन मजबूत हैं। बिल्कुल जी, ऊपर वाले के दया से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम कर दिया है, ये मुस्कान उस कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे यहाँ पे सब लोग वोट देते हैं और सब लोग ये तय कर चुके हैं कि उन्हीं को वोट देना है। और मैं पिछले कई दिनों से लगातार घूम रहा हूँ, जी कई महीनों से लगातार घूम रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, एक एक दरवाज़ा मैंने पूरे क्षेत्र का खटखटाया है, तो सब ने यही बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वोट देना है। ये मुस्कान जी उसी कारण से है। अच्छा, जो जनता मतलब कि आप लोगों से ये की है, ट्रस्ट की है, उसी का मुस्कान है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, विधायक बन करके आते हैं रोहेल रंजन, तो इस्लामपुर के लिए क्या काम रहेगा? क्योंकि नालंदा जो पश्चिमी है वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। हमेशा से आरोप लगते रहा मुख्यमंत्री पे भी नालंदा पश्चिमी से वो भेदभाव करते हैं। रोहेल रंजन जी विधायक बनेंगे, रूलिंग पार्टी के विधायक बनेंगे इफ, तो क्या होगा? ये सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर आदमी का एक ही वोट होता है, उसका उतना ही राइट है, चाहे वो दक्षिणी क्षेत्र का हो, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, उसका राइट एक है। इसलिए जो भी होगा सब बराबर होगा और कोशिश यही रहेगी कि सबके लिए बराबर हो। ये मेरा सबसे पहला मोटिव होगा। और दूसरा, इस्लामपुर के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं 24 घंटा सेवा में लगा रहूँगा। जितना भी मुझसे बन पड़ेगा अगले 5 साल में, अगर जनता ने मौका दिया तो मैं वो करूँगा। अच्छा, मतलब कि कोई वादा ये नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, जो बन पड़ेगा वो करेंगे? जी, मन में तो बहुत सारे ख्वाब हैं यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ करके जाऊँ। अब बाकी क्या बोलूँ इस समय, धीरे करके सब एक एक करके काम होंगे। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बॉस, और आज से 1 साल पहले तक रोहेल रंजन को कोई नहीं जानता था, ये सच्चाई है। लेकिन अभी एक एक युवा के जुबान पे, एक एक बुजुर्ग के जुबान पे, एक एक महिलाओं के जुबान पे रोहेल रंजन है। तो ये जो अपना विश्वास स्थापित कर पाए हैं पिछले 1 वर्षों में, कैसे संभव हो पाया? जी, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजीव रंजन जी नहीं रहे जी। उनके स्वर्गवास होने के बाद ही जी मैं राजनीति में आया। और करीब 1 साल पहले जब मैंने सोचा कि जी राजनीति में आना है, तो उसके बाद जी मैंने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया है, चाहे जितने भी गांव हैं, चाहे जितनी भी गलियां हैं। कोशिश करिए कि हर दरवाजे पे जा करके मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनको जानने की कोशिश करूं। 1 साल लगातार जी ऐसे ही करता रहा, उसी का नतीजा है शायद कि लोगों में आज ये विश्वास आया है। आज हजारों हजार की भीड़ थी, और उस भीड़ में सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो युवाओं की थी, महिलाओं की थी। तो युवाओं के लिए क्या क्या होगा? क्योंकि इस्लामपुर युवा बहुल क्षेत्र है बॉस, और इस्लामपुर के युवा आपसे बहुत क्या बोलते हैं कि आशा लगाए हुए हैं, विश्वास लगाए हुए हैं। युवाओं के लिए क्या काम होगा? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि 18 से 45 उम्र में 65 से 70% वोट है इस्लामपुर में। इसलिए जो भी वोट है वो ज़्यादातर युवा वोट है, और युवाओं ने मुझ पे विश्वास जताया है, तो मुझे उस विश्वास पे खड़ा उतरना है। खड़ा उतरने का मतलब है कि उनके लिए काम करना है। अब उनके लिए यहाँ मैं कैसे उनके सुख सुविधाएं बढ़ा सकूं, कैसे पढ़ाई की इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर सकूं, कैसे नौकरियों का और यहाँ पे आवागमन हो सके, और कैसे यहाँ पे वो लोग जो चाहते हैं वो सुख सुविधा उनको मिले, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। मैं इसके लिए 24 घंटे लगा रहूँगा जब तक कि मैं ये काम कर ना लूँ। युवाओं से हमेशा भेदभाव की जाती है, इस्लामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। तो युवाओं के साथ आपका कैसा संबंध होने वाला है आने वाले पिछले 5 वर्षों में? जी, जैसा मैंने कि आपको बताया कि हर वोट की कीमत वही है। और यहाँ पे 65 से 70% युवा हैं। तो जब 65 से 70% अगर युवा हैं तो 65 से 70% ध्यान उनकी तरफ ही रहेगा। तो इसलिए जो भी समय है वो ज़्यादातर युवाओं के कामों के लिए ही लगेगा मेरा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि
आप निश्चिंत रहें, अगले 5 सालों में इतना कुछ यहाँ के लिए माता रानी की दया से हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कि आप सब उसके बाद निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, एक सवाल ये होगा बॉस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि रोज़गार की बहुत कमी है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इस्लामपुर में, ये नहीं बल्कि पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, सच्चाई है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करेंगे? आपके पास कुछ मिशन है, विज़न है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जब मैं यहाँ पे आया था वापस आज से 16 साल पहले पढ़ाई करके, तब मैंने सोचा था कि जितना भी मैं अपना काम करूँगा वो बिहार में ही करूँगा और ज़्यादातर नालंदा में ही करूँगा। इसलिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं मैंने ये बनाया, फिर एक एथेनॉल का बनाया, कुछ सौर ऊर्जा के बनाए। तो जी मेरा तो मिशन ही ये है कि जब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे करके जाऊँ। और अब यहाँ पर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री आने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अब यहाँ रोड ठीक है, बिजली ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने आप रोज़गार की सुविधाएं अगले 5 सालों में आएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जनता से मेरी विनती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से जिताकर मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि अगले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आएँ। अच्छा, एक और सवाल होगा बॉस, एनडीए इस्लामपुर में कितना मजबूत है? जी, एनडीए इस्लामपुर में काफ़ी मजबूत स्थिति में है और मैं आपको फिर बोलूँगा कि वो तो रिज़ल्ट बताएगा कि कितना मजबूत है। काफ़ी अच्छा स्थिति है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है, इसलिए यहाँ पे जो भी वोट पड़ते हैं वो हमारे माननीय जी के नाम पे पड़ते हैं और यहाँ पे लोगों को पूरा विश्वास है उनके ऊपर, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे बहुमत से एनडीए की जीत होगी। आखिरी सवाल होगा रोहेल जी आपसे, बहुत तमाम प्रकार के जो लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन सभी मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप काम को देखकर वोट दें, नेता को देखकर वोट दें, प्रत्याशी को देखकर वोट दें। काम को देखकर वोट दें का मतलब कि जो आदमी काम किया उसके हिसाब से वोट दें। नेता को देख के वोट दें का मतलब जिसकी छवि साफ है उसको वोट दें। प्रत्याशी का मतलब है कि जो ज़्यादा मेहनती है और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा और जो ज़्यादा काम कर सकता है और जो आपको ज़्यादा समय देगा उसको वोट दें। कितना विश्वास है इस्लामपुर की जनता पे? जी, अपनी पूरी ज़िंदगी में उनके लिए दांव पे लगा सकता हूँ, इतना विश्वास है इस्लामपुर की जनता के लिए। जी, रोहेल रंजन जी हैं जो कि बहुत ही शालीनता से सभी सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि इस्लामपुर के हर एक मतदाता के लिए, हर एक जनता के लिए मेरा जान हाजिर है। बाकी रोहेल रंजन जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।